नए साल का पहला सोमवार और नए साल की पहली चाय पर चर्चा के लिए हम भी हैं तैयार। नए साल का जश्न देश दुनिया में शानदार रहा और नए साल के मौके पर हिंदुस्तान में आस्था का उत्सव भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और देश के तमाम मंदिरों में भक्तों का समंदर देखने को मिला। प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए नए साल का शुभारंभ करने की ये शुभेच्छा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नजर आई। लाखों की तादाद में लोगों ने मंदिरों में जाकर माथा टेका और ईश्वर से नए साल में सुख शांति की कामना की। नए साल में सब शुभ हो और सब मंगल रहे, इसी कामना के साथ जब भक्त भगवान के दर पर पहुंचे तो मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक मंदिर भजन कीर्तन से गूंज उठे। भगवान के दर्शनों के लिए सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लग गईं और भक्त तब तक नहीं डिगे जब तक उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो गए। आसनसोल से लेकर उदयपुर तक और अयोध्या से लेकर मथुरा तक साल के पहले दिन मंदिरों में जन सैलाब नजर आया। हर कोई भगवान की झलक पाकर नए साल के श्री गणेश को बेताब नजर आया। अयोध्या के मंदिरों में दर्शन के लिए सुबह से ही भारी भीड़ दिखी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अयोध्या प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। नए साल पर उदयपुर का एकलिंगनाथ मंदिर आस्था के जन सैलाब से सराबोर दिखा। इस मंदिर को लेकर लोगों की गहरी आस्था है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ श्री एकलिंगनाथ महादेव के रूप में विराजमान हैं। वैसे भी ये मंदिर शुभ भक्तों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं। ऐसे में नए साल पर यहाँ दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग गईं और भक्त यहाँ नए साल के शुभ होने की कामना करते दिखे। नया साल मनाने के लिए आए हैं आज यहाँ एकलिंग जी के लिए और नगर से दर्शन करते करते यहाँ से आ रहे हैं और नया साल हमारा अच्छा गया है। हम लोग सब एकलिंग जी के दर्शन करने आए हैं भीलवाड़ा से। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि देश में कोरोना जो महामारी फैल रही है वो रोक जाए, सभी लोग खुशी पूर्वक रहे, सुख शांति से रहे। मैं विशेषकर एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए आई हूँ उज्जैन से। आज नए साल के अवसर पर बाबा महाकाल के दर्शन करके सीधे हम एकलिंग जी के दर्शन करने आज यहाँ पे आए हैं। विशेषकर नए साल पर भक्ति का ऐसा ही सैलाब मथुरा में भी देखने को मिला। यहाँ बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए भक्तों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक वक्त तो यहाँ आई भीड़ को काबू करना प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया, लेकिन यहाँ आए श्रद्धालुओं और प्रशासन ने सब्र से काम लिया और आस्था की इस नगरी के नए साल का पहला दिन शानदार रहा। 2023 का स्वागत कांगड़ा ने भी अपने अंदाज में किया। यहाँ के जाने माने ब्रजेश्वरी मंदिर में भक्तों की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। यहाँ हजारों की संख्या में भक्त नए साल के स्वागत के लिए उमड़े। कांगड़ा का ब्रजेश्वरी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ माँ से मांगी हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह थी कि यहाँ नए साल में माँ के आशीर्वाद के लिए रिकॉर्ड लोग पहुँचे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से भी नए साल पर आस्था की भव्य तस्वीरें आईं। तारापीठ मंदिर को लेकर भक्तों की गहरी आस्था है। वैसे तो ये मंदिर मां काली का तीर्थ स्थल माना जाता है, लेकिन इसमें विराजमान प्रतिमा को तारा मां के नाम से जाना जाता है। नए साल पर मां के दर्शन के लिए यहाँ दूर दूर से लोग पहुंचे। यहाँ लोगों के सरों पर फूलों से लदी टोकरियां थी और मन में नए साल को लेकर मंगल कामना करते लोग नजर आए। यहाँ लोगों के सिर पर फूलों से लदी टोकरियां थी और मन में नए साल को लेकर मंगल कामना नजर आई। नए साल के जश्न की सबसे शानदार तस्वीरें अमृतसर में नजर आईं। नए साल की शुरुआत के साथ ही गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचे। और तो और जैसे ही नए साल का आगाज हुआ पूरा माहौल जयकारों से गूंज उठा। अभी भी यहाँ दूर दूर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो नए साल के मौके पर आस्था का ये उत्सव चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन महाकाल की नगरी में उज्जैन में भव्य तरीके से यहां पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। इतनी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे कि पूरी उज्जैन नगरी भोलेनाथ के भक्तों से भर गई। महाकाल की पहली भस्म आरती में भी आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में महाकाल के भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में नजर आए। बाबा का पूरा दरबार भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। आस्था के इस उत्सव में श्रद्धालुओं का उत्साह और उमंग में कोई कमी नहीं नजर आई।
आस्था का जन सैलाब ऐसा उमड़ा कि भगवान का दरबार भी छोटा पड़ गया। श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी उमड़ी कि तिल रखने की जगह तक नहीं बची। तस्वीरें उज्जैन के महाकाल दरबार की हैं, जहां श्रद्धालुओं का तांता यूं तो सालों भर लगा रहता है, लेकिन नए साल के पहले दिन यहां श्रद्धा का ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि दरबार भोले के भक्तों से खचाखच भर गया। एक जनवरी को देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। महाकाल की पहली भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शरीक हुए। भीड़ के बावजूद न किसी चेहरे पर शिकन थी न थकान। लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है वापस जाके घर पे, तो इसलिए हम लोग हर साल आते हैं, एक बार जरूर आते हैं। 9 साल हो गए, हर साल मेरा अच्छा और उससे और अच्छा जाता है। एक जनवरी को इसलिए बाबा के चरणों में आके और शीश झुकाता हूँ। मैं पिछले 18 साल से बाबा का दर्शन करने आ रहा हूँ। लास्ट दिन साल का, और साल का पहला दिन यहीं से शुरू होता है। सुबह 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर के पट खुले, जिसके बाद पंडे पुजारियों ने बाबा महाकाल का गर्म जल से अभिषेक पूजन किया। फिर दूध, दही, पंचामृत, द्रव्य पदार्थ, फलों के रस और भांग से बाबा महाकाल का अभिषेक किया गया। उसके बाद बाबा का आकर्षक श्रृंगार हुआ। पुजारियों ने विधि विधान से भस्म आरती की और अंत में भगवान महाकाल की ढोल नगाड़ों से श्रृंगार आरती की गई। चाहे त्रिवेणी का इलाका हो, हरसिद्धि का इलाका हो, सभी जगह लगभग 10 सहायता केंद्र बने हुए हैं और उन सभी 10 सहायता केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन और मंदिर और सिक्योरिटी की टीम है, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। पार्किंग व्यवस्था की गई है, बीच बीच में जो पानी और टॉयलेट्स की जरूरत पड़ेगी उसकी व्यवस्था की गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की बड़ी महत्ता है। भक्तों की भीड़ का अंदाजा था, लिहाजा प्रशासन ने व्यवस्था भी पुख्ता की थी। पूरी दुनिया में नए साल के पहले दिन की शुरुआत लोग अपने अपने अंदाज में करते हैं। कोई टूरिस्ट प्लेस जाता है तो कई भगवान के दरबार में शीश नवाकर साल की शुभ शुरुआत करने में यकीन रखते हैं। महाकाल के दरबार में उमड़ा आस्था का जन सैलाब उसी विश्वास का अटूट प्रमाण है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ले चलते हैं शिरडी के साईं धाम, जहां बसते हैं शिरडी वाले सबके साईं बाबा। साईं बाबा पर भक्तों की आस्था सदियों पुरानी है। कहते हैं कि साईं बाबा के दरबार में जो जाता है, साईं उसकी झोली भर देते हैं। बिल्कुल, और साईं का दिल जीतना बहुत ही आसान है। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद हाथ फैलाने वाले भक्त भी दरियादिली दिखाते हैं। साईं जितना साईं से मिलता है वो उसी नहीं है, सब बाबा का है, सब उनके चरणों में अर्पण है। जैसे कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। मैनू रख चरणा दे कोल शिरडी वालिया, मैनू रख चरणा दे कोल शिरडी वालिया। कुछ भक्त अपनी आस्था को सोने में ढालकर साईं के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो कुछ दान पेटी में उसे अर्पित कर देते हैं। मेरे पाप पुण्य ना तोल शिरडी वालिया, शिरडी वालिया। ऐसे ही भक्त ने साईं के चरणों में चढ़ाया है सोने का मुकुट। साईं बाबा के दरबार में बेंगलुरु से आई एक भक्त ने बाबा को ऐसा मुकुट अर्पण किया है जो खालिस सोने से बना है। 980 ग्राम के खालिस सोने से बने इस मुकुट की कीमत 46,70,000 रुपए है। ऐसी आस हुई थी मन में और डिजाइनिंग मैंने किया था, और जब हम गोल्ड मेल्ट कर रहे थे, तब वो गोल्ड जब हम मेल्ट कर रहे थे वो आकार मुकुट के आकार में आया है, तो इसलिए वो बहुत खुशी की बात है। मैनू रख चरणा दे कोल शिरडी वालिया। साईं बाबा की लीला अपरंपार है, तो बाबा के भक्तों का अंदाज भी निराला है। शिरडी का साईं मंदिर देश के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जहां भक्त दिल खोल कर दान करते हैं। हर साल करोड़ों लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए साईं धाम पहुँचते हैं। मंदिर रिकॉर्ड्स के अनुसार हर साल मंदिर को करीब 360 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। 2020 में 32 करोड़ रुपए का सोना बतौर चढ़ावा आया था।
इतना ही नहीं, कोरोना काल के बाद जब साईं मंदिर के कपाट 7 अक्टूबर 2021 को खोले गए तो दरबार में सिर्फ भक्तों की भीड़ नहीं थी, बल्कि 7 अक्टूबर 2021 से जून 2022 तक भक्तों ने 260 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान किया। साथ ही 17 किलो सोना और 195 किलो चांदी का चढ़ावा भी दिया। साईं बाबा पर भक्तों की अगाध श्रद्धा है, तो साईं भी भक्तों पर अपनी अपार कृपा बरसाते हैं। साईं अपने भक्तों की हर मुराद, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो भक्त भी दिल खोलकर बाबा को अर्पण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब उत्सव का एक और रंग आपको दिखाते हैं। हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग, जहां पर शिवनाथ महोत्सव का आयोजन किया गया और इस मौके पर महाआरती में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और हजारों दीप भी जलाए गए। ये महोत्सव शिवनाथ नदी के लीज मुक्त होने का जश्न है। 2021 से महोत्सव नए साल के मौके पर आयोजित हो रहा है। महोत्सव में आरती के साथ ही अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। आने वाले साल में इस महोत्सव का दायरा और बड़ा करने की योजना है। तस्वीरें आस्था और श्रद्धा के अद्भुत समागम की हैं। 21,000 दियों की जगमगाती रोशनी से इस घाट का नजारा देखते ही बनता है। ये तस्वीरें दुर्ग के शिवनाथ नदी की हैं, जहां भक्ति भाव में लीन श्रद्धालुओं ने धूमधाम से शिवनाथ महोत्सव मनाया। दरअसल पिछले 22 साल से शिवनाथ नदी लीज पर थी और साल 2020 में लंबे संघर्ष के बाद नदी को लीज मुक्त कराया गया, जिसके बाद से ही दुर्ग में नए साल के मौके पर शिवनाथ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव के जरिए नदी को बचाने और स्वच्छ रखने का संदेश भी अटल है। शिवनाथ महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ महाआरती का आयोजन किया गया। घाट किनारे आरती और दियों की रोशनी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। 2020 दिसंबर में ये रेडियस वाटर कंपनी लिमिटेड के नाम से लीज पर थी और ये उस समय लीज मुक्त हुई, तो हमने 2020-21 से हमने शिवनाथ महोत्सव का आयोजन किया है। और हमारा ये मतलब सोचना था, विचार था कि भाई जिस नदी जो हमारी नदी जीवनदायिनी है, उस नदी से ही हमारा जीवन चलता है, तो हम इसकी पूजा करें, इसकी आराधना करें। तो हमने 21,000 दीपदान से आज घाट को सजाया है। महाआरती और मंत्रोच्चारण की गूंज किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी है। आयोजकों की कोशिश है कि आने वाले सालों में इस आयोजन को और भव्य बनाया जाए, ताकि देश विदेश में शिवनाथ महोत्सव की अलग पहचान बने। ये भी एक वजह है कि शिवनाथ महोत्सव में लोग सिर्फ दुर्ग ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों और राज्यों से भी खिंचे चले आते हैं। दुर्ग से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे संगम नगरी प्रयागराज की। यहाँ माघ मेले की तैयारियां आखिरी दौर में है। 6 जनवरी यानी शुक्रवार से माघ मेले की शुरुआत होगी, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। लिहाजा व्यापक स्तर पर इसके लिए तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, माघ मेले की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक हर बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। माघ मेले को महाकुंभ से पहले की रिहर्सल के तौर पर भी देखा जा रहा है। जनवरी 2025 में प्रयागराज में संगम किनारे महाकुंभ का आयोजन होना है। साइबेरियन पक्षियों का कलरव, गंगा का पसरा विशाल आंचल, किनारों पर पड़ी रेत पर तनते तंबुओं के शहर, तीर्थराज प्रयागराज की यही तो पहचान है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब इंतजार है तो बस श्रद्धालुओं का, जब संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा माघ मेले के लिए। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु पहुँचते हैं, जिनके लिए बड़े पैमाने पर एक पूरा शहर बसा दिया जाता है। इस बार 700 हेक्टेयर का इलाका माघ मेले के लिए चुना गया है।
इसे 6 सेक्टर में बांटकर शानदार इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ सुरक्षा इंतजाम से लेकर सीवेज व्यवस्था तक की जिम्मेदारी को पुख्ता कर दिया गया है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इन तैयारियों का मकसद प्रशासन को कुंभ के लिए तैयार करना है। जनपद प्रयागराज में पावन संगम तट पर 6 जनवरी को माघ मेले का पहला स्नान होगा। इसके संबंध में हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। मेले को लगभग 650 सेक्टर में बसाया गया है, जिसमें 6 सेक्टर बनाए गए हैं। हर सेक्टर में एक एसडीएम रैंक का प्रभारी है, उसके साथ एक डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी है, जो कि उसके साथ पुलिस की सहायता के लिए लगा हुआ है। मेले की शुरुआत 6 जनवरी से हो जाएगी। वैसे तो हर साल यहाँ माघ मेला लगता रहा है, श्रद्धालु भी आते रहे हैं, लेकिन 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 में अर्ध कुंभ मेले ने जिस तरह की सुर्खियां बटोरी, उसके बाद से माघ मेले की तस्वीर हर बरस बदलती चली गई। श्रद्धालुओं के साथ यहाँ आने वाले साधु संतों का अनुभव भी इसे लेकर बदल चुका है। तीर्थराज प्रयाग की देवभूमि पर समस्त देवी देवता पौष पूर्णिमा के बाद यहाँ पधारने लगते हैं। यह समस्त देवताओं की भूमि है, सारे तीर्थों की भूमि है, महाराजाधिराज तीर्थराज प्रयाग की भूमि है, जहाँ कलवास करने वाले लोगों की कल्याण भी होता है, उन्हें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस बार माघ मेले के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं पर गौर करें तो हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और डीएसपी की तैनाती की गई है। मेले में 10 सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। 500 बेड की डोरमेट्री भी मेला क्षेत्र में दी गई है। ड्रोन कैमरे से मेले की निगरानी व्यवस्था है। अरेल क्षेत्र में 20 टेंट की टेंट सिटी बनाई गई है। माघ मेले में 14 थाने, 38 पुलिस चौकियां, 15 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। 2500 पुलिस वालों की तैनाती की गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की मदद से सर्विलांस टीम बनाई गई है, जो कोविड की जांच करेगी। यहाँ अलग से वेंडिंग जोन भी बनाया गया है, ताकि लोगों को खाने पीने की सुविधा भी मिल सके। खास बात यह है कि आसपास के इलाकों के घरों की लाइटिंग की गई है, ताकि वो मेला क्षेत्र से अलग ना दिखे। यहाँ पर साधु संतों का आना शुरू हो गया है, उनके जो आश्रम है वो बनना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर हजारों श्रद्धालु कल्पवास करने के लिए आते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर पुख्ता कर ली गई है। प्रयागराज में 6 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है, इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे, प्रयागराज। हिंदुस्तान की सांस्कृतिक समृद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती है और हमारी ये संस्कृति विरासत हमारे उत्सवों में भी नजर आती है। देश के हर हिस्से में आपको लोकोत्सव की खुशबू मिल जाएगी। ऐसे ही एक उत्सव की झलक दिखाने के लिए अब हम आपको लिए चलते हैं असम। असम के चंदुबी फेस्टिवल की बात कर रहे हैं नवज्योत। इसकी एक झलक अब हम आपको दिखाएंगे। एक ऐसा महोत्सव होता है जहां गांव के कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। लोक संगीत, नृत्य के रंग इस फेस्टिवल में आपको देखने को मिल जाएंगे। गीत संगीत के अलावा स्थानीय लोगों की हस्तकला भी आपको रूबरू होगी। नए साल के आगाज के साथ असम में त्योहारों और उत्सवों की बयार बहने लगी है। कुदरती सुंदरता के बीच परंपरा के रंग यहाँ बिखरने लगे हैं। असल में इन दिनों असम का कामरूप जिला चंदूबी महोत्सव के रंगों से गुलजार है। यहाँ की खूबसूरती ऐसी है कि हर कोई खींचा चला आए। यही वजह है कि ये महोत्सव घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये उत्सव कामरूप जिले में चंदूबी झील के पास आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे चंदूबी महोत्सव नाम दिया गया है। रंगों से सजे इस महोत्सव की एक दिन पहले यानी रविवार को शुरुआत हुई, जो गुरुवार तक जारी रहेगा। इस महोत्सव का मकसद कामरूप जिले के रंग, संस्कृति और कुदरती सुंदरता से लोगों को रूबरू करवाना है।
इस महोत्सव में पहुंचे लोगों को यहाँ के पारंपरिक खेल काफी पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा शिल्प प्रदर्शनी देखने वालों की भी काफी तादाद है। इलाके के लोगों ने यहाँ अपनी दुकानें भी लगाई हैं, जहाँ खाने पीने के शौकीनों के लिए भी पूरा इंतजाम है। चंदूबी असम के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये पक्षियों को देखने वालों के लिए स्वर्ग भी है, क्योंकि यहाँ सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं फूलों के संसार में, और फूलों का ये संसार सजाया गया है अहमदाबाद में। दरअसल अहमदाबाद में फ्लावर शो का आयोजन किया गया है, और इस फ्लावर शो का ये 10वां एडिशन है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा फूलों के अलग अलग थीम्स पर आकृतियां बनाई गई हैं। साबरमती रिवर फ्रंट पे आयोजित किए गए भव्य फ्लावर शो में बड़ी तादाद में लोग उमड़ पड़े। खूबसूरत रंग बिरंगे फूल और फूलों से बनी अलग अलग किस्म की थीम्स पर आधारित प्रतिमाओं और संदेश लोगों के आकर्षण का खास केंद्र रहे। यहाँ पर संजीवनी बूटी को अपनी हथेली पर लेकर फूलों से सजे धजे उड़ते हुए हनुमान हो, रंग बिरंगे फूलों से ओलंपिक थीम का संदेश, या फिर फूलों से बनी तरह तरह की प्रतिमाएं। नए साल के पहले दिन अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्लावर शो आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। लगभग 10 से 11 लाख फ्लावर है और अलग अलग जात की ये फ्लावर शो है। मेन विशेषता है कि G20 के हिसाब से जो है थीम है उनके ऊपर आधारित किया गया है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इनका थीम के ऊपर ये मेनली फ्लावर शो का मेन है आकर्षण है। फ्लावर शो के दौरान ओलंपिक और G20 थीम पर आधारित प्रतिमाएं और संदेश आकर्षण का विशेष केंद्र रहे। इसके अलावा धन्वंतरी, योगा, आजादी का अमृत महोत्सव जैसी थीम शामिल रहीं। 200 फीट लंबी ग्रीन वॉल, जगह जगह बनाए गए सेल्फी पॉइंट और फूलों से बना प्रवेश द्वार भी लोगों को लुभाता नजर आया। यहाँ लगी फूलों की विविध तरह की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। पूरे देश से यहाँ 300 से 350 प्रजाति के अलग अलग फूल लाए गए। 11 लाख से ज्यादा फूल अपनी छटा बिखेरते नजर आए, जिनकी खूबसूरती से बगिया महक उठी। बेसिकली ये इंडिया के है, मैसूर है, त्रिचिनापल्ली है, वहाँ का है, और बाहर विदेश के भी काफ़ी है उसके अंदर। और मेन थीम जो है कि जैसे हनुमान जी महाराज है, संजीवनी जड़ी बूटी लेने गए थे, उनके थीम के पर आधारित है। चरक ऋषि है। पूरे 1 महीने की मेहनत रंग लाई। बड़ी संख्या में सैलानी फ्लावर शो का हिस्सा बने। कोरोना की वजह से 2 साल बाद आयोजित किया गया ये फ्लावर शो 12 जनवरी तक सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अहमदाबाद में फूलों के संसार के बाद अब आपको एक और खूबसूरत नजारा हम दिखाने जा रहे हैं। रुक करेंगे ओडिशा के कटक में पीकॉक वैली का, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखने सैलानियों का जमघट लगा है। और इस पीकॉक वैली में करीब 163 मोर मौजूद हैं, और इस गांव के लोगों के साथ ही इन मोरों का बेहद खास रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसी अनूठी और अद्भुत जुगलबंदी को देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी भी यहां पहुंचते हैं। एक मशहूर कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन कटक के इस गांव में जब मोर नाचते हैं तो दुनिया देखती है। यहाँ करीब 163 मोर हैं, जो यहाँ की आबोहवा में खुलकर विचरण करते हैं। बड़े ही प्रेम के साथ गांव के लोग इस खूबसूरत जीव का पेट भरते हैं, पोषण करते हैं, संरक्षण करते हैं। इंसान और मोर के बीच पनपे इस अनूठे रिश्ते का दीदार करने अब दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। दरअसल इस इलाके से मोर का रिश्ता जुड़ा साल 1999 में, जब ओडिशा में सुपर साइक्लोन की वजह से बड़ी तादाद में
मोरों ने नाराज फायरिंग रेंज से सटे इस इलाके का रुख किया। तब यहाँ के कुछ लोगों ने इन मोर की परवरिश का जिम्मा उठाया। आज 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया है और वक्त के साथ मोरों के साथ यहाँ के लोगों का रिश्ता भी मजबूत होता गया। अब ये जगह टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित हो चुकी है। यहाँ पहुँचने वाले सैलानी भी इन मोरों के संरक्षण में योगदान देते हैं। वक्त के साथ ये जगह खूबसूरत मोरों की रिहाइश में तब्दील हुई है। गुड न्यूज ये है कि इंसानी देखरेख और अनूठे जज्बात की वजह से यहाँ मोरों की तादाद लगातार बढ़ रही है और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको लिए चलते हैं मेघालय के चेरापूंजी। नाम तो सुना ही होगा आपने। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। बिल्कुल, बचपन से किताबों में हम यही पढ़ते आए हैं। लेकिन आज चाय पर चर्चा में चेरापूंजी की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। वजह है यहाँ मौजूद लिविंग रूट ब्रिज। क्या है इस ब्रिज की खासियत और क्यों सुर्खियों में है ये ब्रिज, चलिए देखते हैं। ये ना तो कोई फिल्मी सीन है, ना ही कैमरे का कमाल और ना ही किसी तरह का विजुअल इफेक्ट। ये हिंदुस्तान के हुनर का वो अद्भुत नमूना है जिसे कुदरत की बदौलत इंसान ने अपने हाथों से सजाया है। जड़ों का ऐसा जीता जागता पुल है ये, जिसे देखने अब दूर दराज से लोग आ रहे हैं। इसे जाना भी जाता है लिविंग रूट ब्रिज के नाम से। कभी हिंदुस्तान के किताबों में दर्ज सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थान चेरापूंजी की ये दूसरी ऐसी पहचान है जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। खासी और जयंतिया आदिवासी जातियों की बदौलत इस ब्रिज को तैयार किया गया है। इस ब्रिज की खूबी और ताकत इसे बनाने में इस्तेमाल हुई जड़ें हैं, जो कुदरती हैं और इन्हें गूंथने के लिए भी इन्हें अलग नहीं किया गया है। यही वजह है कि इन्हें इस लायक बना दिया गया है कि कई आदमी एक साथ इस पुल से गुजर सकते हैं। इस पुल की क्षमता 50 लोगों का भार उठाने तक की है। हालांकि इस पुल तक पहुंचने के लिए 3200 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है, जो यकीनन जाने के लिहाज से इतना मुश्किल नहीं, लेकिन जब पुल से लौटना हो तो यकीनन ये सीढ़ियां एक चुनौती बन जाती हैं। तो जितना हो सके उन लोगों को फैसिलिटीज दीजिए, उन लोगों को आगे आने का मौका दीजिए, तो यू नो इन द फ्यूचर दे आर गोइंग टू बी अ बिग हेल्प फॉर आवर नेशन। यहाँ बड़ी संख्या में देश के दूसरे हिस्से से लोग आ रहे हैं। पुल को देखने का क्रेज यहाँ आने वाले सैलानियों की तादाद से समझा जा सकता है। हालांकि लोगों का ये भी मानना है कि पूर्वोत्तर के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आ सकें। I think Northeast, if we make it more from a tourism perspective, people will start coming in. लिविंग रूट ब्रिज लोगों के लिए एक फन और आश्चर्य से कम नहीं। शरीर को थका देने वाले इस रास्ते को लोग चैलेंज की तरह ले रहे हैं। यहाँ बुनियादी सुविधाएं अगर मजबूत कर दी जाएं तो फिर सैलानियों की संख्या बढ़ना तय है। युवराज मेहता, चेरापूंजी, गुड न्यूज टुडे। चेरापूंजी के लिविंग ब्रिज का नजारा तो आपने देख लिया। अब बात नए साल पर मिलने वाले रफ्तार के उस तोहफे की जो देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन अगले महीने होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद दिल्ली और मुंबई का फासला महज 12 घंटों में पूरा हो जाएगा और 6 राज्यों को ये जोड़ेगा। तो आपको दिखाते हैं क्या है इस एक्सप्रेसवे का ताजा अपडेट, जो बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। प्रगति का हाईवे, इसी नाम से जाना जा रहा है भारत का सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दावा यह भी है कि इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर देश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन अगले महीने होने जा रहा है, जिसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे 2024 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद दिल्ली से मुंबई जाने में 24 की जगह महज 12 घंटे ही लगेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यानी कि दिल्ली से मुंबई तक का सफर सुगम बनाने के लिए लगातार काम चल रहा है।
ऐसे में एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद निश्चित तौर पे उन लोगों को फायदा होगा जो दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करते हैं, और खासकर अगर रोड से ट्रैवल करते हैं तो 30 घंटे से ज्यादा का समय उनको लग जाता है। लेकिन ये रास्ता जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो महज 12 घंटे का रह जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 2023 के अंत तक इसका पहला फेस बनकर तैयार हो जाएगा और आम जनता के लिए इसको खोल दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद फ्यूल की खपत में 32 करोड़ लीटर की कमी भी आएगी। हाईवे पर हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। साथ ही एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 40 लाख पेड़ लगाए जाने की योजना है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिससे कई शहरों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक भारत या नए भारत की तस्वीर को समझना है तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतर उदाहरण कोई हो नहीं सकता। इसके बन जाने के बाद सबसे बड़ी सोच यह है कि बड़े शहरों को एक साथ जोड़ना, दिल्ली से मुंबई तक का सफर सुगम बनाना, सरल बनाना और आम जनता को इसका फायदा मिले, इसके लिए नई सोच के साथ लगातार काम किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की आधारशिला 2019 में रखी गई थी। अनुमान है कि इसके निर्माण में 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल होगा। इसमें 35 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी और 80 लाख टन सीमेंट का भी इस्तेमाल होगा। इसके निर्माण पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे में वन्य जीवों के लिए अंडरपास बनाए जा रहे हैं, जो अपने आप में नायाब होगा। दिल्ली से मुंबई तक का एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो ऐसे में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ साथ व्यापार के लिहाज से भी ये बेहद अहम होगा। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर जानवरों के लिए अंडरपास बनाए जा रहे हैं। यानी कि अगर जानवर को एक जंगल से दूसरे जंगल में जाना है तो वो आसानी से अंडरपास का प्रयोग कर सकता है। किसी भी देश के विकसित होने में वहां की सड़कों का बड़ा हाथ होता है। इसलिए दुनिया के कई देशों में सड़कों पर काफी पहले से ध्यान दिया जाता रहा है। अब भारत में भी पिछले कई सालों से सड़कों का जाल बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। विकसित देशों में सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि आखिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, और शायद यही वजह है कि भारत में विकसित होने की प्रक्रिया में रोड का निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से तमाम एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाए, ये देखा जाए कि छोटे क्षेत्रों से बड़े क्षेत्रों को जोड़ने की प्रक्रिया रोड के माध्यम से की जाए। और दिल्ली से मुंबई जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो ऐसे में करीब 4 से ज्यादा राज्य इसके अंतर्गत आएंगे और करीब 7 से ज्यादा राज्यों में इसमें लोगों को फायदा मिलेगा। 1380 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ये उम्मीद की जा रही है कि ये एक्सप्रेसवे नए भारत में विकास की नई कहानी लिखेगा। इस एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं भी होंगी। यही नहीं, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें दुर्घटना के शिकार यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर और हेलीपैड भी उपलब्ध होंगे। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। रुक करते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल का, जहां एक समाज सेवी संस्था ने एक बड़ी पहल की है। इस संस्था ने नए साल के मौके पे सरकारी अस्पताल में पैदा हुई बेटियों को सोने और चांदी के पेंडेंट्स गिफ्ट किए हैं। भारतीय संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लक्ष्मी मतलब सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी। संस्था का ये कहना है कि बेटी और बेटे का फर्क मिटाने के लिए ये पहल की गई है। मान्यता है कि पैदा होने वाला अपनी किस्मत साथ लाता है। इन बेटियों को ले लीजिए। एमपी के बैतूल जिले में सरकारी अस्पताल में पैदा हुई इन बेटियों के हिस्से में सोने और चांदी के पेंडेंट आए हैं। दरअसल शहर की एक संस्था की तरफ से सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाली बेटियों को चांदी और सोने के पेंडेंट दिए गए। इनमें से 2 सोने के पेंडेंट दिए गए तो वहीं 21 चांदी के पेंडेंट नवजात को दिए गए। इस पहल के पीछे का मकसद बड़ा साफ है, बेटे और बेटियों का फर्क मिटाना। आज भी समाज में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब बेटियों के पैदा होने पर खुशियां मनाने से लोग परहेज करते हैं। यही वजह है कि इन समाज सेवियों ने अपनी तरफ से एक संदेश देने की कोशिश की है। जो बेटियां पैदा होती हैं उनको हम गोल्ड और सिल्वर के कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आजकल वो जमाना जो है जब बेटा और बेटी में जब फर्क होता था, आजकल इक्वल माना जाता है।
तो हम उतनी खुशियाँ मनाना चाहते जितना बेटा होता है वो बेटी होती है ना, हम इक्वल खुशियाँ मनाना चाहते हैं लोगों के साथ। यहाँ मैटरनिटी वार्ड में मौजूद महिलाओं को श्रीफल दिए गए, जबकि बेटियों को माता की चुन्नी उड़ाकर उन्हें देवी रूप बताने की कोशिश भी की गई। जिन्होंने बेटियां जन्मी है उन्हें भी खुशी है, क्योंकि लक्ष्मी का अवतार मानी जाने वाली बेटियां लक्ष्मी मां के हाथों में रखवा रही हैं। हमारे को बेटी हुई है तो संस्था वाले आए थे, उन्होंने उसको सम्मानित किया, चांदी का लॉकेट दिया है, नारियल दिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बेटी हुई है। समाज में बेटियों के प्रति बदलाव की ये मिसाल एक असर के तौर पर काम करे। जरूरी ये है, अच्छी बात यह है कि ये पहल सिर्फ बैतूल तक सिमटी नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में देखने को मिल जाती है। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे अदिति, दिन कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, एक चीज जो हमारे साथ रहती है वो है चाय और इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम की हलचल के बिना हमारी चाय अधूरी है। चलिए थोड़ा सर्व करते हैं। वैसे तुम्हारी और कौवे की आवाज में ज्यादा फर्क नहीं है क्या? मैं कौवा जैसा बोलती हूँ? अरे वाह, आज पहली बार आपने मेरी तारीफ की। दोस्तों सुनो जी, वीडियो बन जाए तो आके कपड़े धो देना। हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। सवाल ये नहीं है कि तुमने मुझे पागल कहा, सवाल ये है कि तुमको पता कैसे चला कौन है वो जिसने तुम्हें बताया। मेरे सभी रिश्तेदार हमेशा मुझसे कहते हैं कि कभी हमारे साथ भी बैठ लिया करो, और जब भी बैठता हूँ बेइज्जत किए बिना छोड़ते नहीं हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, क्या कर सकते हो मेरे लिए? मेरे पास मेरे दोस्त के जैसी कार तो नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर घुमाऊंगा। मेरे पास मेरे दोस्त के जैसा घर तो नहीं है, पर मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगा। मेरे पास मेरे दोस्त के जितने पैसे तो नहीं है, पर मैं तुम्हें मजदूरी करके खिलाऊंगा। बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? अगले रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे। तो कुछ छूटा तो नहीं? इंस्टा हो गया, अच्छी खबरें हो गई, चाय हो गई, शायद वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। बिल्कुल, हमारी ढेर सारी बातें भी हो गई, लेकिन बातें हमेशा कम रह जाती हैं। तो जो दिल से आपका साथ है उसका साथ आप कभी छोड़िएगा नहीं। मतलब कड़क चाय और हमारा कल मुलाकात होगी 4 बजे, साथ चाय पियेंगे गुड न्यूज टुडे पर।